नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, तो 21 आईएएस और 1 आईपीएस का विभाग बदला गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बता दें कि जानकारी मिल रही है कि 21 आईएएस और 1 आईपीएस का विभाग बदला गया है। तो बता दें, मुख्य सचिव एसएस संधू को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार यहां पर बनाया गया। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो बता दें कि तो उत्तराखंड में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, गृह एवं कारागार की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास राजस्व की जिम्मेदारी, तो प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु को वन पर्यावरण की जिम्मेदारी, तो वन पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी, तो प्रमुख सचिव एल फनई को आयुक्त समाज कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये आपको उत्तराखंड में जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। गृह एवं कारागार की अतिरिक्त जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ये जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास राजस्व की जो जिम्मेदारी है वो प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु को दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सीला का। सुरेंद्र, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, किस तरह से इस प्रशासनिक फेरबदल को देखा जाए और किसको क्या अहम जिम्मेदारी दर्शकों को बताएं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये पहला फेरबदल है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों में कार्रवाई की गई है। 21 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस इन अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। राधा रतूड़ी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको अब मुख्यमंत्री विभाग की जिम्मेदारी होगी, गृह उनके पास होगा और बहुत मजबूत उनको किया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू को रेजिडेंट कमिश्नर यानी स्थानिक आयुक्त दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि केंद्र में पहले भी वो एनएचएआई के डायरेक्टर के तौर पर रहे हैं और केंद्र में उनके संबंध भी बेहतर है प्रशासनिक अधिकारियों से। तो इसलिए तमाम जो मामले होंगे वो रेजिडेंट कमिश्नर के नाते वो दिल्ली में भी देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो आरके सुधांशु से गृह एवं कारागार हटाया गया है और ये जो जिम्मेदारी है वो अब अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को दी गई है। इसके अलावा आईपीएस अभिनव कुमार जो अपर प्रमुख सचिव की हैसियत से अब तक काम कर रहे थे वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे। इसके अलावा उनको सूचना और खेल एवं युवा कल्याण की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चंद्र सेमवाल जो मुख्यमंत्री के खासम खास आईएएस में माने जाते हैं उनको आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त दोनों विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पंकज पांडे जो अब तक सचिव स्वास्थ्य थे उनको सचिव स्वास्थ्य से हटाकर सचिव खनन की जिम्मेदारी दी गई है। एक महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही राधिका झा जो केंद्र में डेपुटेशन पे थी वो वापस आ चुकी हैं और उनको अब सचिव चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है। बड़े पैमाने पर तबादले हैं। अभी शासन स्तर पर जो अपर सचिव हैं, जो सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं, इनके विभागों में फेरबदल है। आज या कल में जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको लेकर सूची सामने आ सकती है और अगले कुछ दिनों में फिर जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके तबादलों की सूची भी सामने आ सकती है। आशिमा, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को लेकर बयान दिया है। हरीश रावत ने उन्हें अपने बेटे जैसा बताया और कहा कि बेटा बाप से लड़ झगड़ कर कभी अलग नहीं जाता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरीश धामी कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी अलग नहीं करेंगे। मैंने कहा हरीश धामी क्या तो मेरे लिए बेटा है, तो जो है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप हरीश धामी को कहीं पर विचलित नहीं दिखाएंगे। आप धीरे धीरे समय देखेंगे तब लोग जो है एक साथ एकजुट। तो भले ही उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी हो, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और ऐसे में इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे गए थे और उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जो रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी गई है। तो बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंतुरा ने बताया है कि अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 23 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑब्जर्वर भेजे थे, अपने नेताओं को वहां
के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के चर्चा की थी और उसकी फीडबैक जो है वो जितने भी लोग गए थे उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी को दे दिया, अनुशासन समिति को दे दिया है और 23 सीटों पर जो कारण आए हैं उन कारणों को जल्द ही पार्टी जो है उस पर विचार विमर्श करके उस पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं उत्तराखंड में एक शादी समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े। बता दें कि सीएम शिवराज 18 अप्रैल को काशीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के भतीजे के रिसेप्शन में पहुंचे थे। जैसे ही वो मेन गेट से आगे बढ़े और रिसेप्शन हॉल में जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचे तभी उनका पैर फिसल गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत उठाया। उठने के बाद सीएम मुस्कुराकर आगे चल दिए। तो वहीं उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती को लेकर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने कहा है कि पूरे मामले पर सरकार नजर बनाए हुए है और बिजली की कमी से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली भी खरीदी जाएगी। कल मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम। तो वहीं यूपी में सीएम योगी बुलडोजर चलाकर बुलडोजर बाबा बन गए हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर चलाकर बुलडोजर दाजू बन गए हैं। इस बाबत जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध कब्जे किए गए वहां कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की कार्रवाई पर अगर कोई कानून को हाथ में लेकर कदम उठाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बता दें कि हल्द्वानी और हरिद्वार जनपद में कई जगह अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई हुई है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी वहाँ पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। तो उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है और यात्रा में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए सीएम धामी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक ली और दिशा निर्देश जारी किए। आपदा के दृष्टिकोण से उत्तराखंड बेहद ही संवेदनशील प्रदेश है। हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व में आई आपदाओं ने जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं लगातार हो रही क्लाइमेट चेंज के कारण राज्य ने आपदाओं की मार भी झेली है। ऐसे में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक ली और मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है, तो उससे संबंधित जो भी पहले से हमें सब जानकारियां मिलें, उसकी तैयारियां हो, जो समीक्षा हो, उस संबंध में हमने सारी बैठक कर ली है और सभी तैयारियां हम पूर्ण कर रहे हैं। जहां जहां जो कमी है उसको और अच्छा करने के लिए हमने सभी अधिकारियों को कहा है। बैठक में सीएम धामी ने सभी विभागों को चुनौतियों को सामना करने के लिए निर्देश दिए हैं, तो साथ ही सभी जिला अधिकारियों को मानसून शुरू होने से पहले जिले और तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी सुनिश्चित हो। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। एसडीआरएफ को और मजबूत किया जाए। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था हो। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर आवागमन की व्यवस्था जल्द सुचारू हो। संचार व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी तैयारी रहे। मैदानी क्षेत्रों में नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जाए। लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाए। राज्य को आपदा से बचाने के लिए सीएम धामी ने सुरकंडा में डॉपलर रडार को जल्द शुरू करने और लैंसडाउन में डॉपलर रडार के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा से पहले ही पूर्वानुमान लगाकर बड़ी विपदा से बचा जा सके। हमारी कोशिश है कि जैसे पिछले वर्ष आपदा से 17-18 जो अक्टूबर में आपदा आई थी पिछले वर्ष,
उसकी पहले से हमको जानकारी मिल गई थी, उसकी हमने अच्छी तैयारी करी थी, जिसके कारण से जान माल को कोई क्षति नहीं हुई थी निकट भविष्य में भी। चूंकि हमारा प्रदेश प्रत्येक वर्ष आपदा से ग्रसित रहता है, तो उसी के संबंध में सब चर्चा हुई है। कोरोना के चलते राज्य में 2 साल तक चारधाम यात्रा का सफल संचालन नहीं हो सका। ऐसे में इस बार यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सीएम धामी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। टीम न्यूज़ डे। तो सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा में धार्मिक संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है और सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों का वेरिफिकेशन कराएगी। तो धामी के इस फैसले से साधु संतों में खुशी की लहर है, तो वहीं वो जो लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहे थे, गैर हिंदुओं को धार्मिक क्षेत्र से दूर रखा जाए और चारधाम यात्रा में आने की अनुमति न दी जाए। शोभा यात्रा में हुए पथराव और टकराव के बाद उत्तराखंड में तेजी से ये मांग उठी है कि चारधाम यात्रा से गैर हिंदुओं को दूर रखा जाए, धार्मिक क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। लेकिन इस मुद्दे पर संभल कर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश शांत रहा है और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश की धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए यात्रियों का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। उत्तराखंड में वेरिफिकेशन कराए जाने के मुद्दे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक महंत दिलीप रावत ने सीएम के बयान का स्वागत किया है और कहा कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने और मकान किराए पर देने तक के मामलों में वेरिफिकेशन होना चाहिए। कुछ सही कहा है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में बिना वेरिफिकेशन के किसी आदमी को न तो जमीन मिलनी चाहिए और न कोई किराए पे मकान मिलना चाहिए। और जब तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे असामाजिक तत्व एक धर्मांधता के अधीन होकर वो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये जरूरी है। वेरिफिकेशन पर सीएम का बयान को लेकर साधु संतों में भी उत्साह है और वो इस कदम की सराहना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य परिषद और काली सेना की तरफ से जो पत्र लिखा गया था चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश के रोक पर, उसका संज्ञान लिया है, कड़ाई से संज्ञान लिया है और कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कोई भी गैर हिंदू चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। साध्वी प्राची ने भी सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की दिशा में उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। और आदरणीय धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इस मांग को, मेरे इस विचार को धामी जी सहमत हुए हैं इस पर और उन्होंने आज इस पर सहमत होते हुए कहा है कि चारधाम की यात्रा पर गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार और कोई भी धर्मगुरु ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सबको सभी जगह पर जाने की अनुमति देता है। कोई भी धर्मगुरु ऐसा कह कैसे सकता है, ये समझ से परे है। और ये राज्य, ये राष्ट्र और हमारा संविधान सबको कहीं भी जाने की, अपनी अभिव्यक्ति की, आने जाने की इजाज़त देता है। कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। धामी ये तो साफ कर चुके हैं कि वेरिफिकेशन का मकसद किसी भी ऐसे शख्स को उत्तराखंड आने से रोकना है जो यहाँ की शांति को भंग कर सकता है। यानी सीधे तौर पे पूरे देश में जो साधु संतों के बीच में एक बहस चल रही है कि चारधाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं को वर्जित किया जाए, उनके प्रवेश रोके जाएं, उस पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है कि उत्तराखंड में चाहे क्षेत्रीय तौर पे असंतुलन हो या फिर लोग मनमाफिक अगर ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनका वेरिफिकेशन नहीं है तो इस पर ड्राइव चलाकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी साधु संतों को पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री की ओर से भी एक हल्का सपोर्ट मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून।
उत्तरकाशी के डोडीताल में माता अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि डोडीताल भगवान गणेश की जन्मभूमि है। यहाँ माता पार्वती की पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में होती है। चतुर्दशी के मौके पर देव डोलियों की मौजूदगी में मां अन्नपूर्णा के कपाट पूजा अर्चना के बाद ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। मैं 1997 से इस जगह पर आ रहा हूँ। माँ अन्नपूर्णा ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की है। ये गणेश जी की जन्मभूमि है। यहीं पे गणेश जी की गर्दन कटी थी। ये हमारे बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों को इस जगह के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पावन पर्व पर इस दिव्य धाम से माँ भगवती अन्नपूर्णा गणेश के कपाट का जो कार्यक्रम है वह जो है अभिजीत मुहूर्त 11:15 बजे जो संपन्न हुआ है और आज से ठीक 6 माह के लिए जो है माँ भगवती अन्नपूर्णा और गणेश के कपाट जो है सभी जनता जनार्दन के लिए, सभी जो है श्रद्धालुओं के लिए जो खोल दिए गए हैं। आज यहाँ जो है देश विदेश से जो है लोग सब पहुँचे हुए हैं। खबर चमोली से, जहां हेमकुंड साहिब में ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने आई है। बता दें कि इन दिनों श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारी जोर शोर से चल रही है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं इस बीच अचानक ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने आई है, जो बेहद भयावह आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी, तो वहीं जंगलों में लगी आग की लपटें अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। जिसका डर था वो डर अब साबित होता हुआ। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल पर जंगल की ये आग पहुंचने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेज पहले से यहाँ पे संभावना थी यहाँ पर कि वो पहाड़ के पीछे आज सुबह से यहाँ पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, तो जब भी एक्टिवेट किया गया था सभी छात्रों को हिदायत दी गई थी कि तैयार रहें। और यहाँ पे गार्ड्स जो है गार्ड सुपरवाइज़र उनको भी बोला गया था और इनको भी पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। कॉलेज से पत्र भी लिखा गया है कि कभी भी कॉल किया जाता तो तुरंत आ जाए। यहाँ पर फैकल्टी भी तैयार थी बुझाने के लिए, तो सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और अब खबर टिहरी के अखोड़ी गांव से है, जहां बीते दिनों गुलदार ने 7 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीणों में बढ़ती दहशत के बीच गुलदार को मारने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद शूटर ने गुलदार को शूट कर दिया, जिससे गुलदार की मौत हो गई। वहीं गुलदार की मौत के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो वहीं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बाग एक्सप्रेस का एक डब्बा शूटिंग के दौरान अचानक पटरी से उतर गया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। किसी तरह आनन फानन में पटरी से उतरी बोगी को वापस पटरी पर लाया गया। बाग एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक चलती है। फिलहाल रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं नवोदय विद्यालय के गेस्ट टीचर्स ने अपनी कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में टीचर्स का वेतन 25,000 कर दिया गया है, जबकि उनकी ड्यूटी 6 घंटे की होती है। वहीं उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों का वेतन 22 से 24,000 ही है, जबकि वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। शिक्षकों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारी मांग है क्योंकि हम यहाँ 24 घंटे आवासीय विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जो हमारे साथी हैं वो 6 घंटे कार्य कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा हमारा वेतन कम है, तो हमारा वेतन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आवासीय विद्यालय है उनकी तर्ज पर या एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो कार्य शिक्षक है उनकी तर्ज पर हमारा वेतन होना चाहिए, उस अनुपात में हमारा बढ़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कहा है कि आपको बुलाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अगर नहीं मानते तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बन पड़ेगा हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। वहीं रुड़की के डोडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद पहुंचे स्वामी दिनेशानंद महाराज ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी गई हैं। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। तो बता दें कि जिस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद अब मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 हिंदू परिवारों को खेती और घर के लिए जमीन की सौगात दी। तो वहीं पुनर्वास के लिए जमीन और घर पाने वाले लाभार्थी इस दौरान काफी भावुक दिखे, तो सीएम योगी का धन्यवाद दिया।
देखने में आपको ये आम सरकारी समारोह लग रहा होगा, जिसमें सीएम लोगों को सरकारी सहायता प्रदान करते देखे जा रहे हैं, लेकिन ये कोई आम समारोह नहीं। ये उन 63 विस्थापितों के आंसू पोंछने की मुख्यमंत्री की कवायद है, जिसे 50 साल बाद मूर्त रूप दिया जा रहा है। कोई सरकार किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर जब जोगी सरकार आया तब हमारा गरीबी को तो थोड़ा सहारा मिल गया। जो 2 साल से अनाज भी दे रहा है, तब सबका घर भी चल रहा है। मम्मी पापा बहुत दुख उठाया। अगर जो कहानी सुना है अगर बताएंगे तो आँख में आंसू आ जाते। योगी जी को मैं बहुत तहे दिल से पूरे 63 परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने ये पुनर्वास नहीं है, ये हमारे लिए पुनर्वास नहीं है, ये हमारे लिए एक पुनर्जन्म है। हम लोग इसको एक पुनर्जन्म की तरह देख रहे हैं, जिन्होंने हमें एक पहचान दी है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने, इतनी गवर्नमेंटें आई गई, बट जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो देखा है आज तक किसी ने भी नहीं देखा। पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू परिवार जो जान बचाकर किसी तरह हिंदुस्तान तो आ गए, लेकिन उनके सुध पहले किसी ने नहीं ली। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इन विस्थापितों को अपनी पहचान दिलाने की मुहिम शुरू की गई। भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे। सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 परिवारों को कृषि के लिए 2-2 एकड़ और आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने की व्यवस्था की गई। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते साल 11 नवंबर को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 50 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इन रिफ्यूजी परिवार को इनका हक मिल गया है। अब इन 63 परिवारों को विस्थापितों का दंश नहीं झेलना होगा। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ।